प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसकी एक्सरसाइज है 1.2 और इसका सवाल नंबर है 6। तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनके जो भी मान हैं ये एक तरीके से कैलकुलेशन जैसी है। तो पहले इनकी कैलकुलेशन करनी है और फिर बताना है कि वे भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये बताना है कि भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, इसमें बताया है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका मतलब इनके जो भी मान हैं वे भाज्य संख्याएं ही आनी है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें जो है हमें पहले ये जो भी कैलकुलेशन लिखी हुई है इसे सोल्व करना है और उसके बाद बताना है कि जो भी संख्या आएगी कि वो भाज्य क्यों है। कारण बताना है कि भाज्य क्यों है, क्योंकि इसमें पहले से ही बता दिया है कि भाज्य क्यों है। इसका मतलब क्या है कि भाज्य संख्या आएगा इनका मान, इसका भी और इसका भी। तो बस हमें इसमें यही बताना है कि भाज्य संख्याएँ क्यों आएंगी वे। तो इसमें सबसे पहले बता देता हूँ कि भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या, और इधर है अभाज्य संख्या। तो दोनों ही बता देता हूं, अभाज्य संख्या। तो देखिए बच्चों, इसमें भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो इससे पहले बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है कुछ इस तरीके से है कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटती हैं। यानी कि कटने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो एक से या फिर स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। और वे संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित होंगी ही और एक से भी विभाजित होंगी, और इन दोनों के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो इनका थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो है छोटी सी स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसकी। तो यहाँ पर भाज्य संख्याएं जो हैं, तो इसमें जो है जो भाज्य संख्या है तो ये एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, और इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटेगी, यानी कि विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याएं होंगी भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं में केवल जो भी अभाज्य संख्या होगी वो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इनके अलावा यानी कि इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त और अगर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो दोनों संख्याओं का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा, एक एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं। तो यहाँ पर भाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने बता दिया 20 बता दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 20 है इसके हम गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड जो हमने किए इसके 2 से कट जाएगी संख्या, 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। और यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है 20, तो ये इसमें संख्या 20 जो है, जो मैंने एग्जांपल बताया है, देखिए ये जो है 20 से तो कटता ही है, आपको पता ही है, लेकिन 2 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा। यानी कि ये जो 20 है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी, और इसके अतिरिक्त 2 और 5 तो है ही, ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये जो 20 है यहाँ पर ये कई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये जो संख्या है हमारी 20 वो क्या है, भाज्य संख्या है। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये है कि इसमें बताता हूँ मैं, जैसे कि 7, छोटी सी संख्या बता देता हूँ 7। तो यहाँ पर जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 के बाद 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए इसके जो गुणनखंड आए हैं वे कितने आए हैं, 7 और गुणा ये भी गुणनखंड ही होता है इसका। तो अब देखिए ये क्या है कि ये जो 7 है वो स्वयं से कट रही है
और 1 से कट रही है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। और इधर यहाँ पर ये जो 20 है, मैं इधर बताना भूल गया था कि ये जो 20 है ये 1 से भी विभाजित हो रही है। तो जो मतलब कितनी भी संख्याएं हो, कोई सी भी संख्या हो, वो 1 से तो हमेशा विभाजित होती ही है, ये ध्यान रखना हमेशा। और इसमें एक बात और बता देता हूँ कि संख्या एक यानी कि जो 1 होती है हमारी संख्या, ये जो एक संख्या है ना तो भाज्य संख्या होती है, न भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैंने इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में बताया था कि 0 ना तो धन पूर्णांक होता है, ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। इसी प्रकार ये 1 जो है, ये 1 भी न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है वो भी बता देता हूँ और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो भी बता देता हूँ। सबसे छोटी तो देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो हमेशा ध्यान रखना। और ये वाला जो एक प्रश्न है, ये तो कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आता है कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है सवाल में कि सबसे छोटी अभाज्य या भाज्य संख्या जो भी पूछी गई हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो उनके विकल्पों में विकल्प ही आते हैं। तो उन विकल्पों में 1 भी होता है, तो 1 पर हमें टिक नहीं लगाना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अब सवाल नंबर 6 शुरू कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, 1 मिनट, अभी इसमें जो है मुझे ये भी बताना मैं भूल गया था कि यहाँ पर देखिए इसके 20 के जो गुणनखंड है, एक बार और बता देता हूँ कि 20 के जो गुणनखंड है वे कितने आए हैं, 2 गुणा 2 और गुणा कितना 5 और गुणा कितना 1 भी शामिल करेंगे यहाँ पर। तो और इधर है, इधर तो हमने लिख ही रखे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इनकी जो भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा एक दूसरे रूप में भी देख लीजिए, ताकि जो हम सवाल करेंगे वो उसे हम शॉर्टकट में ही कर सकें, उसमें जो है हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चों, इस 20 के जो हमने गुणनखंड किए थे वो कितने आए हैं, 1 2 3, वैसे तो 10 भी आ जाता है लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है वो। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, चलिए यहीं पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर 20 के जो गुणनखंड है वो कितने आए हैं, 1 2 3 4 गुणनखंड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अगर किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो वो संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या। और जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड हैं, केवल 2 ही गुणनखंड हैं, वे संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये जो 2 गुणनखंड मैंने बताए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 2 गुणनखंड है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा कि मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पर 4 के जब हमने गुणनखंड करे तो 2 दूनी 4 ये हो गया और 2 एकम 2, और हमने गुणनखंड लिख दिए इसके कितने, हमने गुणनखंड लिख दिया इसके 2 गुणा 2, तो ये हो गए कितने, 2 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर ये अभी मैंने बताया कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड होंगे केवल, वो होगी क्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो 2 गुणनखंड मैंने बताए हैं इसमें 1 भी शामिल होता है। तो जब हम इनमें 1 शामिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब 1 2 3 गुणनखंड आ चुके हैं, इसका मतलब ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो 2 गुणनखंड मैंने बताए हैं उसमें 1 भी शामिल होता है। तो अब सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में है बच्चों, इसमें व्याख्या करनी है 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस कितना 13। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है कि ये जो है एक भाज्य संख्या
है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मान निकाल देंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, और कैलकुलेशन करके इसका कंप्लीट मान हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इसकी हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि संख्या यहाँ पर सबसे लास्ट में गुणा के रूप में आ जाए, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3, कितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस सारी संख्याएँ गुणा में आ जाए। जैसे यहाँ पर प्लस में या माइनस में आई हुई होती तो इसे जो है हमें हटाना है, यानी कि गुणा में करना है इसको। तो अब गुणा में क्यों करना है, क्योंकि अगर हमें सवाल को अगर बिना गुणनखंड किए सोल्व करना है तो पूरे सवाल को गुणा में ही करना पड़ेगा, और अगर गुणनखंड करके अगर करना चाहते हो तो इसकी कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे संभव होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कितना, 13 आ चुका है बाहर, तो यहाँ से बचेगा 7 और गुणा 11, और प्लस ये ऐसा कैसे, और 13 आ चुका है बाहर, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 1, 13 एकम 13। तो यहाँ से 13 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर हो जाएगा कितना है, 11 सत्ते 77, और प्लस के कितना 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। और एक बात और बता देता हूँ, चलिए अब आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर 77 और 1 कितना हो जाएगा, ये 78। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये है किसी भी संख्या और ब्रैकेट के बीच में, किसी भी संख्या और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पर होता है गुणा का चिन्ह। तो ये आ जाएगा 13 और गुणा कितना, 78। तो अब यहाँ पर देखिए, और आपको पता ही होगा कि गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं अगर हमें आवश्यकता है तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों में जो गुणनखंड है वे अगर 2 से अगर अधिक आते हैं, 1 सहित बताना है, तो 1 सहित अगर 2 से अधिक आते हैं तो वो संख्या क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर इस संख्या के जो है, जो भी यहाँ पर हमारा मान आया है, इसमें क्या है, 3 गुणनखंड हमारे आए हुए हैं। भले से ही देखिए यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 78 है ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि खुद से भी कटती है और 1 से भी विभाजित होती है और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, लेकिन हमें इस अकेली से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा बताना है ये। तो यहाँ पर इस पूरी संख्या के जो गुणनखंड हैं वे कितने आ गए हैं, 3 संख्याओं के रूप में आए हैं, 1 2 3। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड क्या कहते हैं 2 से अधिक आएंगे, वे जो संख्याएं होंगी वे होंगी हमारी भाज्य संख्याएं। तो हम इसमें लिख देंगे चूंकि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। चूंकि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, अतः या इसलिए अतः उपर्युक्त मान या व्यंजक भी लिख सकते हैं, उपर्युक्त मान एक भाज्य पद है या भाज्य संख्या है या भाज्य मान है। तो भाज्य संख्या ही हम लिखेंगे, भाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार हम अगला खंड भी कर लेंगे, और अगला खंड क्या है, इसी में है, नंबर से कुछ नहीं है कि अगला खंड का नंबर कुछ नहीं दे रखा है। तो 7 और गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में दे रखा है 5। तो इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो इसमें देखिए इतने हिस्से में और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 5 कॉमन जब हम लेंगे तो अंदर बचेगा, देखिए यहाँ से जो है ये 5 हट जाएगा और बाकी सब ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुणा 6 और 5 आ चुका है बाहर, तो 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस कितना, ये 5 आ चुका है बाहर। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 5 एकम 5। तो यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ही और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 छंग 42 और गुणा 4 तिया 12 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो और प्लस कितना 1। तो यहाँ पर 42 और 24 की गुणा कर लेंगे, 42 और 24 की गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो यहाँ से 8 और 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 1008।
तो यहाँ से ये है 5 और इसका जो मान है वो आया है 1008 और प्लस के कितना है ये 1। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और ये आ जाएगा कितना 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009। तो 5 और गुणा कितना 1009। तो यहाँ पर देखिए इसकी गुणा में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से अधिक आई है। अगर किसी वजह से अगर इनके गुणनखंडों की जो संख्या है एक सहित अगर गुणनखंडों की संख्या 2 आ जाती तो यहाँ पर जो ये संख्या है दी हुई हमें, इसका जो मान है ये हो जाता अभाज्य संख्या। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से अधिक है एक सहित, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें भी इसी तरीके से लिखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, अतः उपर्युक्त मान एक भाज्य संख्या है। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है कि चूंकि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, अतः उपर्युक्त मान यानी कि ये जो भी हमारा मान था तो ये मान क्या है एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया और ये सवाल हो चुका है कंप्लीट। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक है सोनिया और एक है रवि। तो यहाँ पर ये जो है दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करेंगे। वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। तो बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहाँ से चलना उन्होंने शुरू किया है वहीं पर कितने समय बाद वे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है कि सोनिया को जो है एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और यहाँ पर जो है रवि को जो है एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय दिया गया है और रवि को एक चक्कर लगाने में समय दिया गया है। तो हम इन दोनों समय का अगर हम एलसीएम अगर निकाल देंगे तो वही एलसीएम जो है हमारा क्या होगा, हमारा मान होगा, यानी कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जो भी संख्या आएगी वही हमारा मान होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो सोनिया को जो समय लगा है एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट है और दूसरा जो मान है जो रवि को एक चक्कर लगाने में जो समय लगा है वो 12 मिनट है। यानी कि दोनों जो मान हमें दे रखे हैं, जो दोनों समय दे रखे हैं, दोनों का मात्रक समान होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मिनट में है तो यहाँ पर घंटे में है या सेकंड में दे रखा हो। तो ऐसा नहीं है, चाहे मिनट हो या सेकंड हो या घंटा हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों जगह एक सा ही होना चाहिए और उसी यूनिट में जो है हमारा आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। यानी कि दोनों जगह पर अगर मिनट दे रखा है तो हमारा आंसर जो है वो भी मिनट में ही आएगा। तो अगर किसी वजह से अगर किसी दूसरी यूनिट में अगर हमें आंसर दे रखा है तो उसे चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर दोनों की जो यूनिट है वो मिनट दे रखी है तो हमारा जो ये मान है जो समय निकलेगा इसका एलसीएम जो हम निकालेंगे वो भी मिनट में ही निकलेगा। तो सवाल नंबर ये 7 करते हैं प्रारंभ। तो इसमें दे रखा है, लिख लेते हैं हम मान कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय
बराबर कितना है 12 मिनट। तो देखिए बच्चों, इसमें बताना है कि ये जो है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं का लय से निकाल देना है, यानी कि दोनों संख्याओं का लय से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाल लेंगे। तो 18 के गुणनखंड करेंगे और 12 के भी गुणनखंड करेंगे। तो छोटी छोटी संख्याएं हैं दोनों ही, तो गुणनखंड ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर ना पता हो आपको तो इस तरीके से करके देख सकते हो, 18 के भी और 12 के भी। तो ये मुझे पता है तो मैं इसके गुणनखंड ऐसे ही कर देता हूँ, तो क्योंकि बहुत ही छोटी संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, और यहाँ पर है 12। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। किसी भी तरह से गुणा करके देख सकते हैं, तो यही संख्या आ जाएगी। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर जो हमें इसका एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना, देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि इसमें एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। तो दोनों में जो संख्याएं कॉमन है उन्हें तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों 2 में से एक ही 2 लिखेंगे। और गुणा यहाँ पर ये 3 इसमें है और इसमें भी है, तो इन दोनों 3 में से एक 3 हम लिखेंगे, केवल एक ही 3। और इसके बाद ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसे भी हम लिखेंगे। और ये वाला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस 2 को भी हम लिखेंगे। तो इसकी गुणा कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, देखिए गुणा कैसे भी कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, यानी कि चाहे एक तरफ से कर सकते हैं, बीच में से और लास्ट से, कैसे भी कर सकते हैं, लास्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, इधर से भी कर सकते हैं, वही संख्याएं पीछे से भी। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। तो देखिए यहाँ पर आया है ये 36। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, ये जो 36 आया यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर हम मिनट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः करके। तो अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः करके लिखेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही छोटा सा सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस केवल इसका इतना ही सॉल्यूशन था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।